is the name of the second chapter, Nature of Plant Change and the Organizational Development course and Theories of Plant Change. These are the theories: Understanding Plant Change by Kurt Lewin, and then Action Research Model. And then third one is positive model. Then we will compare them and we will see how they differ. So this is the Kurt Lewin's model, which I have discussed in a few moments ago, and unfreezing the old behavior, moving to a new level of behavior, and refreezing the behavior at the new level. And now this is the at the right side you can see the Kotter's 8-stage model, and this is the phase 1. This is also established on the grounds of Kurt Lewin's model: unfreezing, moving and rephrasing. And he divided unfreezing stage into 3 phases. First, like establishing a sense of urgency. Just like if the organization wants to bring a change in an in a certain discipline, और ये एक किसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड में कहीं पे भी एक आप उसमें चेंज लाना चाह रहे हो, तो आपको सबसे पहले यानी कि आपने पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से डिस्कशन हो गई है, और उसके बाद फिर अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप चेंज को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। अब ये इम्प्लीमेंटेशन की जब स्टेज पे, फिर उसमें सबसे पहले वो बात कहता है कि आपको सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बतानी है, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करवाना है, लोगों को एहसास दिलाना है इस बात का कि दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट। क्योंकि जब तक आप इस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते तो वो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है। और सबसे फिर आपने एक हाईलाइट की, फिर आपने उसको लोगों को कम्युनिकेट करना है और उसके बारे में अर्जेंसी पैदा करनी है कि अच्छा ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, वी मस्ट सेटल इट डाउन। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन लीडर से भी उसके बारे में अर्जेंसी, उसकी सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करनी है और उनको बताना है कि दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। और उसके बाद फिर आपने के और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी, उनके अंदर भी ये सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करनी है, और उनको भी ये बताना है कि दैट वी नीड टू वी नीड द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोगों को इसको सोल्यूशन करना है और इसको सॉल्व करना है एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। सो क्रिएटिंग द सेकंड फेज है क्रिएटिंग ए गाइडिंग कोलिजन। तो और उसके बाद फिर आपने उनको फिर एक गाइड देनी है, गाइड प्रोवाइड करनी है। गाइड कैसे कि आपकी टीम होगी, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, आपने एक टीम इस्टेब्लिश की, उसमें आपने गाइडलाइंस पूरी कि आपने फर्स्ट पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है, मतलब इस तरह से गाइडलाइंस फिर प्रॉपर ये ट्रेनिंग का सिनेरियो होगा, ये ट्रेनिंग के स्केड्यूल्स होंगे, इन पॉइंट्स पे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और यहाँ इस तरह से उसको लेके जाके तो इस तरह से ये ट्रेनिंग्स की जाएंगी, इस लेवल पे ये ट्रेनिंग्स की जाएंगी ताकि और उनको कन्वे करने का एक मौका दिया जाएगा। जैसे डिपार्टमेंट, अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जैसे 1000 मेंबर्स हैं, पूरे एम्प्लॉयज़ आपके 1000 हैं, और उसमें से अगर आप सोच लो कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप 1000 को करने की बजाय ट्रेनिंग आप क्या स्केड्यूल करोगे, आप 100 की ट्रेनिंग को स्केड्यूल करोगे। सबसे पहले आप मैनेजर्स को ट्रेन करोगे और मैनेजर्स को अपने उनको कहोगे कि अपने जो स्टाफ को अलाइन करें, अपने साथ कनेक्ट करें, और उनको जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं आप उनको कन्वे करें, ठीक है ना। एक तो ये एक तरीका है। दूसरी बात, एक आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 के 1000 लोग एक जगह पे तो नहीं काम कर रहे होंगे, डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट उस हिसाब से जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसकी ब्रांचेस हैं और उसकी पूरी सारी चीज़ें, तो वो उसके हिसाब से आप उसको स्ट्रक्चर करोगे। तो क्रिएटिंग ए गाइडिंग कोलिजन, ठीक है। और फिर थर्ड फेज में है डेवलपिंग अ विजन एंड स्ट्रेटजी, और उनको आपने इस अनफ्रीजिंग स्टेज के अंदर बताना है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है और हम लोग क्या विजन क्या है, हम लोगों का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मकसद क्या है। अब जैसे प्रॉब्लम के बारे में हम लोग अगर बात करें तो अब एथिकल प्रॉब्लम हम हर जगह पे एग्जिस्ट करती है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे अगर आप हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट ले लें और उधर आप देखते हो कि वहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके अंदर
अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और वो कहीं कई दफ़ा जो है इंस्ट्रूमेंट्स का रॉन्ग यूज़ करते हैं, जैसे एक पेशेंट के इंस्ट्रूमेंट को दूसरे पेशेंट पे यूज़ नहीं कर सकते, तो वो ये काम करते हैं। या जब देखते हैं कि ये नहीं देख रहा, पेशेंट नहीं देख रहा, या वो इसमें उनकी पूछगिछ नहीं हो रही। तीसरी बात कि जो बिल्कुल लोड स्वीपर्स होते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये जो यूज़ सिरिंज और वगैरह चीज़ें होती हैं, इनको गर्म पानी में धो के और इन चीज़ों को या दोबारा से पैकेजिंग वालों को दे रहे होते हैं। और देखिए ऐसे अंदर से अंदर आप देखोगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे फ्लॉज पाए जाते हैं। और वो फिर कंपनीज़ को अक्सर देखा गया है कि वो कंपनीज़ को ऐसी ऐसी कंपनीज, 2 नंबर कंपनीज़ हैं, उनको ये सेल आउट कर देते हैं जो स्वीपर्स होते हैं। अब उनके पास सारा मटेरियल होता है, अब उनको किस तरह से ज़ाया करना है चीज़ को, सिरिंज को इस्तेमाल करने के बाद। अब ये कहाँ से काम शुरू होता है कि एक एक जो पूरा, इसका मतलब है कि पूरा स्टाफ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कोई ना कोई फ्लॉ है और ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। और आपने पूरे हॉस्पिटल के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए एक चेंज मेजर्स लेने हैं। और उनमें आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है, लोगों की एक फ्रीजिंग पोजीशन में है वो, ठीक है। वो उनकी एक प्रैक्टिस चलती भी आ रही है कि वो इस तरह से, अब स्वीपर्स को पता है कि हम लोगों को कोई नहीं पूछ रहा, हम लोगों को कोई नहीं देख रहा, और ये जो गंद है ये एक जगह पे जाता है, और उनको ये भी पता है कि किस चीज़ की किस जगह पर फेंका जाता है। तो उसको क्या करते हैं कि वो देख लेते हैं, और उसमें आपका सारा आपका उसमें आपका एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि ये उनको साफ़ करके और इस तरह से दोबारा से यूजेबल बनाया जाता है। तो ये जो चीज़ें अनफ्रीजिंग की हैं, कुछ सिचुएशन उनमें अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि लोगों के अंदर बीमारियां पैदा हो सकती हैं, और हम लोगों को इस तरह इन 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 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड सॉल्व करना है। देन और वो अब सेकंड स्टेज में अब वो क्या कह रहे हैं कि फेज़ 4, जिसके अंदर फेज़ 4 है एम्पावरिंग ब्रॉड बेस्ड एक्शन। जैसे कोई भी आपने एक्शन लेना है तो आपने एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, उनको सबसे पहले तो एजुकेट करना है और अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में, और उसके बाद फिर एक्शन प्लान लेने के लिए उनको एम्पावर करना है कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने इन चीज़ों को चेकआउट करना है। देन जनरेटिंग शॉर्ट टर्म विंस। अब जिस तरह से अगर आपके मैनेजर्स इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके लाते हैं और प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस की तरफ आपको लेके जाते हैं, और लोगों को देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं और एग्जिस्ट करती हैं, और ये लोग इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, तो जब मैनेजर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा कर रहे हैं, और बेशक छोटे लेवल पे हों, तो आपको इसको सबसे पहले इनकरेज करना है ताकि वो इस प्रैक्टिस को करते हुए झिझक महसूस नहीं करें, और उनको आप विलिंगली और खुशी से इन चीज़ों को लेके। और दूसरी बात कि वो उनके अंदर मोटिवेशन पैदा हो कि आपने एक अच्छी कॉज के लिए, सबसे पहली बात एक अच्छी कॉज के लिए आपने काम करना है, और अच्छी कॉज के लिए इस चीज़ को प्रमोट करना है, और ये ताकि ये एक उनकी लर्निंग हैबिट बन जाए कि हॉस्पिटल में कोई भी सभी स्वीपर नए नए बेशक आ रहा है, या कोई भी मेंबर इस काम की तरफ जा ही ना सके और जाए ही ना। तो ये आपकी फेज़ 5 जनरेटिंग शॉर्ट टर्म विंस, मतलब कि आपने उनको इन चीज़ों को इनकरेज करना ताकि उनके बिहेवियर का वो पार्ट बनता जाए। और जब ये सारी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हो गई, तो उसके बाद आपकी है फेज़ 6, इसमें कंसोलिडेटिंग गेन्स। अब आपने जैसा जिसके जो जो कंट्रीब्यूशन होता है, बल्कि सारे मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपने जिस हद तक उस वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और जिस हद तक उसका सोल्यूशन नज़र आना शुरू हो गया कुछ अरसे के बाद, तो उनमें हमने फिर लोगों को गेंस, कंसोलिडेटिंग गेंस, और आपने लोगों के साथ शेयर करना है अपने जो प्रॉफिट्स हैं, और इन जो भी आपके उसमें प्रोडक्टिविटी हुई, और आपके आपके हॉस्पिटल की गुडविल इंक्रीज़ हुई बेशक, तो उसमें आपने इन सबको गेंस को कंसोलिडेट कर लिया। कंसोलिडेशन का मतलब है कि उनको इकट्ठा किया और लोगों के साथ अपने शेयर करना। देन प्रोड्यूसिंग मोर चेंज, और उनके अंदर सेकंड जो 7th स्टेज में फेज़ की वो बात कर रहा है, प्रोड्यूसिंग मोर चेंज। और मतलब कि एक जो प्रॉब्लम होती है ना, जब आप उसको आइडेंटिफाई करने जाते हो तो आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही होती हैं साथ साथ।
तो और उसमें फिर मतलब कि आपकी डेवलपमेंट का काम है और वो रुकेगा नहीं, वो इन प्रोसेस ही रहेगा। और आपकी प्रोड्यूसिंग मोर चेंज मीन्स के अब आपकी और कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आई है और वो भी उसके साथ साथ इन चीज़ों को सॉल्व करें और वो आपकी लर्निंग का पार्ट बनता जाए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ एक लर्निंग का पार्ट बनता जाए। देन फेज़ 8, एंकरिंग न्यू अप्रोचेस इन कल्चर। और एंकरिंग का क्या मतलब है, जैसे एक कश्ती चल रही होती है ना, उसके साथ एक एंकर होता है, और जब उसको रोकते हैं, उसको रोकने के लिए एक जो सरफेस होती है, ग्राउंड प्लेस है, तो पानी में वो चलती हुई आ रही है, ग्राउंड प्लेस पे एक हमने हुक लगाया हुआ होता है, उसको कहते हैं एंकर। ठीक है ना, वहाँ पे आप कश्ती को रोक देते हो। अब आपने ये वाली एक हैबिट लोगों के अंदर डेवलप की है, और ये हैबिट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो हैं वो एक दफ़ा करने में नहीं आती। मतलब आपने कहा और उसकी सोल्यूशन आपको नज़र आना शुरू हो गया, बल्कि आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है, लोगों के अंदर चेंज लाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, उनके पास जाके बताना पड़ता है कि ये उनको उनका जहन तब्दील करना पड़ता है कि ये चीज़ें इंसानियत के लिए गलत है। तो उनको नुकसान पहुंचाती हैं, और उनको इंसानियत होने का भी बहुत सारे, फिर उनको इंसेंटिव्स देने कि आप जहाँ से ये वाली ख़राब काम करके हाँ तो आप अपना रिस्क कमा रहे हो, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि आपका जो हराम कमाना है वो आपके हलाल को भी ख़राब कर देता है। तो अब ये क्या चीज़ें हैं कि ये तीन जो इतने क्वार्टर्स की 8 स्टेजेस हैं, ये कर्ट लुइन की 3 स्टेज मॉडल के ऊपर बेस है, और ये इनके आप उसने इन अनफ्रीजिंग स्टेज को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया, मूविंग को 2 फेजेस स्टेज में डिवाइड कर दिया, एंड देन रीफ्रीजिंग को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके पैरेलल एक और मॉडल चलता है, दैट इज़ 7 स्टेज मॉडल ऑफ प्लान चेंज बाय रोनाल्ड लिपेट। अब ये भी सेम ऑलमोस्ट उसी तरह का है। अब आपने इसको भी एक इसकी ये 7 स्टेजेस हैं, और 7 स्टेजेस में भी अब ये भी उसी से मिलता जुलता है। अब जिस तरह से हम लोग डेवलपिंग नीड, ये किसकी तरह का है, इस्टेब्लिशिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी की तरह का है। ठीक है, अब चेंज रिलेशनशिप, अब आपने देखना है कि इसका रिलेशन क्या है। अब जैसे कि प्रॉब्लम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो उसका रिलेशनशिप क्या है, आपकी जो क्रिएटिंग ए गाइड कोलिजन, और आपका जो है डेवलपिंग ए विजन एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, ये इस स्टेज की बात करें। फेज़ 2 में वो कहते हैं कि चेंज रिलेशनशिप, कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ इसका कैसे रिलेशन बनता है। देन क्लैरिफिकेशन, लोगों के जहन में फेज़ 3 में इसको क्लैरिफाई करना कि ये चीज़ें आपको मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड करनी है, प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को अपने आपने सोल्यूशन निकालना है इस चीज़ का। देन फेज़ नंबर 4 है अल्टरनेटिव रूट्स। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब आप मैनेजर्स के साथ कोई सी भी आप उनके साथ बात करते हो, तो आपको उनको अल्टरनेटिव रूट्स भी बताने पड़ते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव वेज़ ये हैं, अगर आप ये प्रेफर करते हो, ये इस पे तरफ चले जाएंगे, ये उनसे करते हो। और ये मैनेजर्स के साथ अगर आप उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाओगे, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे सोल्यूशंस दे सकते हैं। आप ये सिर्फ ये नहीं सोचोगे कि आप जो आप सोल्यूशन रिकमेंड कर रहे हो तो वही बेस्ट होगा, तो बेस्ट कोई और सा भी हो सकता है, क्योंकि जो कुछ प्रैक्टिसिंग लोग होते हैं और वो एक जगह पे एक ख़ास जगह पे बहुत देर से काम कर रहे होते हैं, उसकी डायनामिक्स और उसके ग्राउंड्स को समझते हैं। तो अगर आप उनसे भी इनपुट लेंगे, तो आपके लिए हो सकता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो देन ट्रांसफॉर्मेशन, अब लोगों के एक प्रेजेंट स्टेज से नई स्टेज पे उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनकी उनकी एक नए पैटर्न पे लेके आना, ट्रांसफॉर्म करना। एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आपके जो दिलों को बदल दे और आपका जहन बदल दे और कम्प्लीटली बदल दे, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज होती है। देन जनरेटिंग जनरलाइजिंग, आपने ये एक स्टेज की एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, बल्कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो, जो भी आपने चेंज एफर्ट्स को आपने रिकमेंड किया उनके मुताबिक। देन टर्मिनल रिलेशनशिप, जब आपने जब आपकी प्रॉब्लम एक आपने जिस तरह से प्रॉब्लम फोकस था ना, ये वाला जो सारे हैं चेंज के, जो ये वाले 2-3 थेरी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो 2 थेरी स्पेशली जो हैं, जो हम मेजर 3 थ्योरीज ये पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो थे ये 3 थेरीज जो हैं, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम फोकस्ड हैं। एक प्रॉब्लम हुई, आपने ओडी प्रैक्टिशनर्स को हायर किया, ओडी प्रैक्टिशनर ने उसके सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, उनकी रूट कॉजेज आइडेंटिफाई की,
फिर उनके मुताबिक उन्होंने प्लान तैयार किया, आपके दिया, और आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हो गया। तो जैसे ही उनकी ये प्रॉब्लम का सलूशन आया, उसके लोगों के अंदर एक ट्रांसफॉर्म्ड बिहेवियर की सूरत में उनका बिहेवियर ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो उनका जो ओडी प्रैक्टिशनर है उसके साथ उनका रिलेशनशिप क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे टर्मिनल रिलेशनशिप की बात आ रही है। अच्छा, ये जो हैं ज़्यादातर प्रोजेक्ट फोकस्ड है, मतलब एक एक्टिविटी हुई, एक प्रॉब्लम हुई, और उसमें फिर लोगों ने चेंज मैनेजमेंट एजेंट्स को हायर किया गया, और उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और उसके बाद फिर उनका एक्टिविटी और जो भी काम था उनका ख़त्म हो गया। तो ये एक है, इस पैटर्न के ऊपर ये 7 स्टेज मॉडल को और लास्ट स्टेज मॉडल, तो ये अब इसको पूरी एक्सप्लेन किया गया इस स्लाइड के अंदर, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। और अब है एक्शन रिसर्च। अब सबसे पहले हमने ये लोइंस का मॉडल पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट थ्योरी, देन कोटर्स 8 स्टेज मॉडल और उसका कंपैरिजन रोनाल्ड लिपिड के साथ के मॉडल के साथ, 7 स्टेज मॉडल के साथ, एंड देन इसका एक्सप्लेनेशन। और अब हम आए हैं एक्शन रिसर्च की तरफ। अब एक्शन रिसर्च के अंदर, एक्शन रिसर्च भी एक थ्योरी है, और चेंज, नेचर ऑफ चेंज होता क्या, नेचर क्या होती है चेंज की। अब इसमें सबसे पहले जब अपने एक्शन रिसर्च की बात करनी है ना, तो एक्शन रिसर्च आपका हमेशा उस फिनोमेना के लिए हम लोग ज़्यादा करते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। अब जैसे से कोई भी काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा होता है, और दूसरी जो एक ट्रेडिशनल रिसर्च है, एक हम लोग जो अपनी एक थियरीज़ के हिसाब से करते हैं, एक एकेडमिक। अब जैसे आपको एक प्रैक्टिकल रिसर्च की बात होती है, प्रैक्टिकल मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, और वो एक रिसर्च करते हैं, और वो एक्शन रिसर्च यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस को वो आइडेंटिफाई, वो स्टडी करके और आप भी करते हैं। और एक रिसर्च होती है जो कि आपके, हम जैसे मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरे पीएचडी जो स्कॉलर्स होते हैं वो करते हैं, वो थ्योरेटिकल रिसर्च होती है ज़्यादा। अब वो इस थियोरेटिकल रिसर्च जो है उसका उसका वो इससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं देख रहे होते, बल्कि हम एक आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज, हम लोग उनकी थेरीज देखते हैं कि ये किन थेरीज की बेस के ऊपर ये प्रॉब्लम चल रही है, और ये हम लोग ये इससे बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। एकेडमिक रिसर्च से एक्शन रिसर्च बिल्कुल डिफरेंट होती है। पैटर्न्स सेम होते हैं, मतलब कि कहीं पे ऑब्जर्वेशन जैसे इंटरव्यूज़ और ये सारी बाई की गई हैं। एक्शन रिसर्च जो है ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस करनी है वो भी इस तरह से होती हैं, लेकिन उस वो रिसर्च का मोटिव डिफरेंट है और एक्शन रिसर्च का मोटिव डिफरेंट है। अब एक्शन रिसर्च क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड है। एक्शन रिसर्च के अंदर आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस रिकमेंड किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है एक्शन रिसर्च के अंदर, आपका डाटा कलेक्शन की जाती है। अब डाटा कलेक्शन की बहुत सारी वेज़ हैं। आप इंटरव्यू करते हो, लोगों से पूछते हो, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से, और उनसे इंटरव्यू आप डायरेक्ट जाके तो नहीं पूछोगे ना आपकी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हो। ज़ाहिर है कि आपने उसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करना तो लोगों से डिफरेंट तरह के आपने इंटरव्यूज़ करने हैं, और इंटरव्यूज़ करने के बाद आप उनसे ये पूछते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। और दूसरी बात कि जब भी आप लोगों के साथ इंटरव्यू करते हो तो लोग आपको डायरेक्टली भी कभी भी कुछ नहीं बताएंगे, और अब आप सिर्फ आप एक अपने जहन में एक ऐसी चीज़ को लेके जाते हो कि आपको लोग इस चीज़ के बारे में काफ़ी हद तक बताएं कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर दें। अब जो वो बात करेंगे ना, तो आपको हो सकता है वो आपके वहम गुमान में भी ना हो, आपको वो प्रॉब्लम्स पता ही ना हो, आप जिस प्रॉब्लम को जहन में रख के चले हो तो वो प्रॉब्लम ही ना हो, बल्कि उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हों आपको नज़र आ रही हों बीच में। तो वो डाटा कलेक्शन एक तो इंटरव्यू का एक मेथड है। अब हम इसके बारे में पूरा कोर्स पढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें इंटरव्यू का मेथड है, फिर आपका सर्वे मेथड है। आप एक सर्वे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर एक फॉर्म कर लेते हो, लोगों से कहते हो कि इसको फुलफ़िल करें, ताकि आप एक प्रॉब्लम की तरफ जा सको, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सको कि प्रॉब्लम लोगों को क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और लोग असल में प्रॉब्लम्स वो क्यों ऐसे करते हैं, अगर उनका ये बिहेवियर
है तो वो इस बिहेवियर की तरफ क्यों एकदम से स्विच हो जाते हैं। देन फीडबैक ऑफ डाटा टू क्लाइंट सिस्टम मेंबर्स। अच्छा, ये अब जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया ना, आपने एक एनालिसिस किया उसका ऑर्गेनाइजेशन से, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक चेंज मैयर लाना चाह रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम्स और उनको फिर आपने एनालिसिस किया और फिर आपने फीडबैक दिया क्लाइंट को ना, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी क्लाइंट है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं उनके साथ आपने उनको फीडबैक दिया कि आपको हमें ये प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं और इस तरह का इनका सोल्यूशन चाहिए। दैन एक्शन प्लानिंग बेस्ड ऑन द डाटा, आपने उनके साथ अपने जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ आपने कंसेंसस डेवलप किए और उनको बताया कि ये हमारे पास मैयर्स हैं, इन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें ये ट्रेनिंग्स मैयर चाहिए, हमें ये टूल्स, हमें ये रिसोर्सेज चाहिए होंगे और इनके मुताबिक आप अपना एक्शन प्लान बेस्ड ऑन डाटा कि ये हमें डाटा मिला है और इसकी बेस के ऊपर हमने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके तो ये प्लान तैयार किया है। फिर उसके ऊपर टेकिंग एक्शन, उसके ऊपर एक्शन तैयार किया जाता है। उसको जैसा कि ट्रेनिंग आपको आपकी रिकमेंडेशंस में शामिल है या आपका आप कुछ और करना चाहते हो इन सब चीज़ों के लिए, लोगों को टर्मिनेट करवाना चाहते हो या लोगों का अनएथिकल बिहेवियर के ऊपर कहीं ना कहीं आप उनको चाहते हो कि इनको सज़ा के तौर पे कुछ ना कुछ किया जाए, तो फिर आप उसके करते हो टेकिंग एक्शन। देन इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स ऑफ एक्शन, आपको जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसको इवेल्युएट करना है। अच्छा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा और ये हमेशा जो है, अब हो सकता है कि इस प्रोसेस के दौरान जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं नज़र आई बल्कि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे। आपने फिर उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स में देखा, फिर जब आपने उनके एक प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन लिया तो हो सकता है कि दूसरी प्रॉब्लम इग्नोर हुई हो, तब दोबारा से डाटा कलेक्ट करते हो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड और उसके बाद फिर ये लेके चलते हो। अच्छा, डिफरेंट स्टेक होल्डर से फिर आप बात करते हो, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में इन्वॉल्व करते हो। तो ये सारी जो बातें हैं ये क्या चीज़ें हैं कि आपने करना क्या है, आप असल में एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च के अंदर कोई भी फाइनल चीज़ नहीं होगी बल्कि ये आइटरेटिव प्रोसेस होगा। आइटरेटिव का मतलब है कि आप बैक एंड फोर्थ का ये कॉन्सेप्ट है कि बैक एंड फोर्थ का मतलब ये है कि आप दोबारा से देखते हो, अब जब भी आपके पास रिजल्ट्स आते हैं आप उनको दोबारा से एनालिसिस करते हो, दोबारा से इन चीज़ों की तरफ जाते हो कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर आप उनके बारे में उनको एक फ्रंट लाइन पे ला के उसकी डाटा कलेक्शन करके उसका एनालिसिस करके फिर दोबारा से कंसेंसस डेवलप करके ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के साथ और दोबारा से ये करते हो। तो ये आइटरेटिव मतलब कि अपने बैक एंड फोर्थ जाना है, बार बार देखना है ताकि आप उनको ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर एक प्लान दे सको और इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। अब सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं, टाइप्स क्या क्या है एक्शन रिसर्च की। एक डायग्नोस्टिक टाइप है, देन एक पार्टिसिपेंट टाइप है, देन एम्पिरिकल है और एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, अब ये एक्शन रिसर्च की जो उन्होंने टाइप्स बताई हैं। अच्छा, इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक है, डायग्नोस्टिक में आप ये समझ लो कि अभी जो हमने बात किया ना वो डायग्नोस्टिक है, जिसमें डायग्नोस्टिक में एक रिसर्चर जो है वो प्रॉब्लम सिचुएशन को देखते हैं। रिसर्चर एंटर्स ए प्रॉब्लम सिचुएशन, डायग्नोसिस इट एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर रेमेडियल ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसा से एक डॉक्टर आपको करता है ना, रिकमेंड करता है कि ये मैयर्स हैं, इनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। रिकमेंडेशंस मे नॉट बी पुट इनटू इफेक्ट बाय क्लाइंट ग्रुप। अब वो आपके ख्याल में, आप बीइंग ऑडी प्रैक्टिशनर, तो आपके ख्याल में इन प्रॉब्लम्स के ये सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और इस तरह से इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो फिर क्या करता है वो डायग्नोस्टिक की एक है टाइप। ठीक है, देन पार्टिसिपेंट पीपल हु आर टू टेक एक्शन आर इन्वॉल्व इन द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द बिगनिंग इन्वॉल्व। अब पार्टिसिपेंट जो है हु आर टू टेक एक्शन आर इन्वॉल्व इन द एंटायर प्रोसेस, जो मैनेजर्स हैं आपको वो शुरू से ही आपको उनके साथ जैसे जैसे आपकी डाटा गैदरिंग और बाकी एनालिसिस की स्टेजेस पहुंचेंगी तो आपने जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखना है। इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ कैरिंग आउट द एक्शंस वंस डिसाइडेड अपॉन। जो भी आपने एक्शन लेना है तो उसके ऊपर आपके पार्टिसिपेंट्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। देन एम्पिरिकल, रिसर्चर कीप्स द सिस्टमैटिक एक्सटेंसिव रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ही और शी डिड एंड व्हाट इफेक्ट्स इट हैड। कीप्स द सिस्टमैटिक एक्सटेंसिव रिकॉर्ड्स ऑफ। ठीक है, अब ये एम्पिरिकल क्या होता है
कि एक्सटेंसिव रिकॉर्ड जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है ना उसका आपने रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, ये एम्पिरिकल आप समझ लेंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के अच्छा ये इतने मेंबर्स है कि जो कि ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए। ठीक है, ये उनका एक रिकॉर्ड आपने बनाना शुरू कर दिया। may encounter situations too divergent from one another which may not permit generalizations, कि वो अब स्पेसिफिक लोगों की बात हो सकती है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। देन एक्सपेरिमेंटल है, इट इज़ कंट्रोल्ड रिसर्च ऑन द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस टेक्निक्स इज़ डिफ़िकल्ट टू डू व्हेन क्लाइंट वांट्स इमीडिएट आंसर्स। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल जो है ना, एक्सपेरिमेंटल जो हमने पहले सबसे पहले बात की थी ना, लैब की जो बात की थी, ये वो चीज़ वो टाइप की बात कर रहा है। अब जैसे से मेंबर्स आपके आप क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन चीज़ों का जल्दी सोल्यूशन चाहती है। एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या करती है कि सारे मैनेजर्स को इकट्ठा करके एक मीटिंग बुला लेती है, फिर उनको कहती है कि एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करें, अपनी प्रॉब्लम्स जो भी आपके एरिया के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनको आप डिस्कस करें एक दूसरे के साथ। जब वो डिस्कशंस की जाती हैं फिर उनको उनकी मीटिंग्स को टर्मिनेट करके फिर उनको जो बिहेवियर्स थे एक दूसरे के और अपना जो बिहेवियर था उनको राइट डाउन करवाया जाता है और उनको कहा जाता है कि इनके बारे में एनालिसिस कीजिए। फिर जो रिसर्चर्स होते हैं फिर उनको असेस करते हैं कि क्या बातें इन्होंने की आपस में, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को इन्होंने हाईलाइट किया है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके ख्याल में सॉल्यूशंस चाहती हैं, और इनको जल्द अज जल्द जो है ना वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इनके ऊपर काम होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को मंगवा लेते। तो ये टाइप्स हैं, डायग्नोस्टिक टाइप, ये आप डायग्नोस्टिक में आप इंटरव्यूज सर्वे मेथड्स के थ्रू जाते हो, पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व करते हो दूसरे सेकंड टाइप में, यानी कि पार्टिसिपेंट्स जहाँ पे आपने चेंज लेके आनी है वहाँ पे आप लोगों के साथ मिलते हो और सारा काम करते हो। देन एम्पिरिकल प्रैक्टिकल की बात करता है, और उसमें जो भी काम हो रहा होता है ना उसका प्रैक्टिकल एविडेंस जो है, जैसे हुआ अगर कोई बात की है, जैसे 3 लोगों ने जो अगर आपको नज़र आता है 3 लोग जो हैं वो सिरिंज का रॉन्ग यूज़ करते हुए नज़र आए हैं, तो आपका 3 लोगों की बात करेंगे। फिर चार लोग जो हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंदर ये एथिकल प्रैक्टिस अनएथिकल प्रैक्टिस में नज़र आए हैं। तो ये क्या है, एम्पिरिकल। देन एक्सपेरिमेंटल में आप मेंबर्स को इकट्ठा करके उसका सोल्यूशन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करवाते हो और उसके बाद फिर उनके सॉल्यूशंस के ऊपर आप एक प्लान आउट तैयार करते हो और एक्शन प्लान लेते हो। तो अच्छा, ये जो अब सारा एक्शन रिसर्च, देन कॉट 8 स्टेज मॉडल, रोनाल्ड लिपिड्स मॉडल एंड कर्ट लॉइन, ये आपने देखा होगा, ये सारे एक लीनियर पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, एक लाइन है, जैसे लीनियर का मतलब है कि एक लाइन के ऊपर चल रहे हैं, और जो लीनियर मेथड्स होते हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो ये इस तरह के जो मॉडल्स हैं ये साइंस से लिए हैं, क्योंकि साइंस जो है वो लीनियर है, लीनियर चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। जैसे एक ऐसा मतलब ये अपने आइडेंटिफाई किया, डाटा कलेक्ट किया और उसके बाद से फीडबैक लिया, और इस तरह ये एक लाइन है। ठीक है ना, एक लाइन इस्टेब्लिश हो रही है। एक्शन रिसर्च के बारे में भी इसमें भी एक लाइन आपको नज़र आएगी, अनफ्रेजिंग, मूविंग एंड रीफ्रेजिंग। अच्छा, ये जब हम लोग सोशल चेंज प्रोग्राम्स की बात करते हैं ना, तो ये अब जो हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, पॉजिटिव मॉडल, वो ये कहता है इसकी जो क्रिटिसिज्म है ये लीनियर मॉडल्स की, एक्शन रिसर्च और इन सब की जो इन मॉडल की, कि ये ठीक है, ये मॉडल्स ठीक है, हमें इन ग्राउंड्स के ऊपर लेके चलना चाहिए सब चीज़ों को, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हो नहीं सकता कि एक जगह पर ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही हों और हर जगह पे ऐसी कर रही हों, ऐसा नहीं है। हर सारे मेंबर अगर 3 स्वीपर्स काम कर रहे हैं तो बाकी के जो 100 स्वीपर्स काम कर रहे हैं उनमें से 97 जो स्वीपर्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। जनरलाइज नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए कि सोशल कंपोजिशन डिफरेंट है। अच्छा, अब जो 97 नहीं कर रहे और 3 पीपल जो उसमें इन्वॉल्व होते हुए नज़र आए हैं, प्रॉब्लम तो है ना, प्रॉब्लम तो कोई की, लेकिन सबसे पहले अब पॉजिटिव मॉडल जिसकी बात करता है, पॉजिटिव मॉडल ये है कि अप्रिशिएटिव इंक्वायरी वो उन 97 को लेता है सबसे पहले। ठीक है,
अब वो उन 97 को लेते हैं कि 97 लोग इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हुए नहीं। अब ये उनकी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है। अब 3 लोग जो हैं बीच में, वो काम तो गलत कर रहे हैं, हो सकता है 97 की जो फिगर है वो भी आपके पास इतनी ऑथेंटिक ना हो, लेकिन सपोज कि आप बोला, आप इसको रफ करके 90% लोगों की बात कर लेते हो कि जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होते, तो अब फिर भी ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या बनती है, एक स्ट्रेंथ बनती है कि उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो एप्रिशिएटिव मॉडल है, एप्रिशिएटिव इंक्वायरी मॉडल, इसको पॉजिटिव मॉडल भी बोलते हैं। तो ये जो मॉडल है ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स के ऊपर देखता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि यहाँ के जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर है, वो कम से कम एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले वो डिफ़ाइन करता है व्हाट इज़ इंक्वायरी। अब इंक्वायरी क्या है, उनको लगता है, अब इंक्वायरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं, वो कितने मेंबर्स हैं जो कि अच्छे एथिकल हैं, और एथिकल ग्राउंड्स को कौन कौन फुलफ़िल करते हैं। फिर अब वो यहाँ से लेके चलते हैं आपकी चेंज मेयर्स को, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉब्लम्स को कैसे उन्होंने देखना है उनकी। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करता, ये वाला जो मॉडल है वो प्रॉब्लम फोकस नहीं होता, बल्कि वो स्ट्रेंथ फोकस है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। अब कितने परसेंट लोग, जैसे 90% मैंने कहा कि अनएथिकल में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो 10% है वो इन्वॉल्व है। हम प्रॉब्लम के ऊपर नहीं जा रहे अभी भी। अब हमने इसको डिस्कवर किया, लोगों से पूछा और लोगों को ऑब्जर्व किया, और डिस्कवरी ये स्टेज आएगी उसकी। और ये इसके बारे में भी हम लोग पूरा एक चैप्टर रीड आउट करेंगे, लेकिन सिर्फ हम लोग इस वक्त 5D मॉडल, इसका जो है 5 स्टेज मॉडल या 5 साइकिल मॉडल, इसको हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, डिस्कवरी फिर क्या कहते हैं, अप्रिशिएटिंग द बेस्ट ऑफ व्हाट इज़। अब उसको आपको अप्रिशिएट करना है कि 90% लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं है। और शेयर स्टोरीज, अब उसमें क्या है कि आपने लोगों के साथ अच्छे स्टोरीज शेयर करनी है जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड एग्जिस्ट करती हैं। अब जिस तरह से कुछ अच्छे लोग होंगे, उनकी स्टोरीज आप अपने बाकी के जो 10 मेंबर्स आपको नज़र आता है कि वो अनएथिकल हैं, अब उनके साथ उनको सामने बिठाओ और सारों को, बल्कि सारे मेंबर्स को सामने बिठाते हो और आप उनको कहते हो कि उन अच्छे लोगों की स्टोरीज को डिस्कस करते हो कि कैसे हलाल कमाना अच्छा है, और हमें किस तरह से ह्यूमैनिटी की करनी चाहिए, उनके प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस उनको बताई जाती है। फिर ये इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें उनको ये डिस्कवरी स्टेज के अंदर आती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ड्रीम, अब उनको एक ड्रीम की स्टेज क्या है, इमेजिनिंग व्हाट कुड बी, अब क्या हो सकता है। अब ने उन जो 10 मेंबर्स की जो बात है, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, अब उनको साइड पे करके अपने बाकी सबको अपने एक ड्रीम स्टेज बतानी है कि ऑर्गेनाइजेशन को, कि इमेजिनिंग व्हाट कुड बी, अब कैसा हो सकता है कि सारे मेंबर्स ही इसमें इन्वॉल्व ना हो। अब पूरे मेंबर्स को आपने रेडी किया, उनको कहा कि आपके 100% लोग हैं जो कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, बल्कि अनएथिकल को वो छूते भी नहीं, वो जाते ही नहीं हैं उन चीज़ों की तरफ, उनका बिहेवियर इतना अच्छा मॉडिफाई हो चुका हुआ है। अब ये ड्रीम स्टेज है उनकी। फिर उसके ऊपर एक्शन प्लान लिया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, उनकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, उसमें डिफरेंट सेशंस हैं, डिफरेंट वर्क ग्रुप्स हैं। फिर विसल ब्लोइंग के भी कुछ बहुत सारे आ जाते हैं। विसल ब्लोइंग होता है कि आप जासूस छोड़ देते हो, और उसके अलावा फिर आप उनको पहले ही बता देते हो कि इस तरह से हमारे जो वॉच डॉग्स हैं वो काम कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं पे ये पेनलाइज कर सकते हैं। ये कोई भी आपने डिज़ाइन तैयार करना है, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, जो आपका ड्रीम है कि आपने 100% आपने एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है, तो वो डिज़ाइन की स्टेज आ जाएगी। और फिर आपके पास है डेस्टिनी और फिर डिलीवरी। अब आपका डेस्टिनी जो भी है कि आपने कम्प्लीटली अनएथिकल प्रैक्टिस को रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में से, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्लीन, और उनका एक हर साल यानी कि हर 3 माह के बाद आपका एक ऑडिट चलना शुरू हो गया। तो ये क्या है, डेस्टिनी और डिलीवरी की स्टेज है कि आपका हर 3 माह के बाद आपका एक सोशल ऑडिट होगा, जिसमें सोशल कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स देखी जाएगी, और उसमें
उनकी सोशल प्रैक्टिसेस और उनकी इन्वॉल्वमेंट और इन सारों को आइडेंटिफाई करके आपकी मोटिवेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशन का देखा जाएगा। और उसके बाद फिर दोबारा से डेफिनेशन, और ये नहीं कि ये साइकिल है और ये किसके अराउंड करता है, इसका जो पॉजिटिव कोर के अराउंड करता है कि आपने सबसे पहले स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और स्ट्रेंथ्स को की जो स्टोरीज़ हैं उनको हाईलाइट करते हुए उसको आगे लेके जाना है और इन सबको अपने क्लेरिफाई करना है लोगों को। अच्छा, ये 5D मॉडल है, व्हाट कुड बी, जैसे व्हाट इज़, देन व्हाट कुड बी, व्हाट शुड बी एंड व्हाट विल बी। अब ये 4D 5D मॉडल है, ये आपने इसको यहाँ से इसको बेशक रीड आउट कर लीजिएगा, ये किंग्स नेट से आप इसको स्टडी कर लीजिएगा इस स्पेसिफिक चैप्टर के लिए। अच्छा, ये जो आपका कंपैरिजन ऑफ 3 चेंज मॉडल, सबसे पहले आपके पास है कर्ट लोइन का मॉडल, unfreezing, movement and rephrasing, then action research model, problem identification, सबसे पहले कंसल्टेशन विद द बिहेवियरल साइंस एक्सपर्ट्स। अब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कौन कर रहा है, यहाँ पे लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर कंसल्टेशन विद बिहेवियर, अब आपने बिहेवियरल साइंस एक्सपर्ट्स जैसे ओडी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हायर किया और उनसे आपने कंसल्ट किया। फिर डाटा गैदरिंग एंड प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, फिर उन्होंने डाटा, आपके जो ओडी प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने डाटा गैदर किया एंड देन प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस किए। स्टार्ट वाले, प्रिलिमिनरी का मतलब है स्टार्ट वाले, उन्होंने डायग्नोसिस किए कि ये टेस्ट हमने किए हैं तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन फीडबैक टू की क्लाइंट और ग्रुप, आपने उनको फिर इसका फीडबैक किसको दिया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को फीडबैक दिया उससे रिलेटेड। फिर जॉइंट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, उन्होंने जब आपका क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस प्रॉब्लम को देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं और इनका सोल्यूशन भी हम लोगों को चाहिए, फिर उनके ऊपर कंसेंसस डेवलप करके फिर जॉइंट एक्शन प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं। फिर एक्शन प्लानिंग के बाद फिर उनके ऊपर चीज़ों पे जो भी आपने एक्शन प्लानिंग लिया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, डाटा गैदरिंग आफ्टर एक्शन। और उसके बाद डाटा गैदर किया जाता है जब एक्शन ले लिया गया और देखा कि वाकई चेंज इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं, लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है या नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ से दोबारा से स्टेज फीडबैक टू क्लाइंट, और दोबारा से क्लाइंट को फीडबैक दिया जाता है और उनसे दोबारा से पूछा जाता है कि अच्छा ये चीज़ें हमें नज़र आई हैं, मज़ीद हम लोग इसके ऊपर ये काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ चलता रहता है। और दूसरी बात, ये पॉजिटिव मॉडल है, इनिशिएट द इंक्वायरी, ठीक है। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, जो भी हमने अभी पहले बात की है कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं असल में। इंक्वायर इनटू बेस्ट प्रैक्टिसेस के आपने के सबसे पहले क्या करना है कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि एक तो हमने देखा ना कि कुछ मेंबर्स उसमें गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। अब अच्छे जो मेंबर्स हैं जो अच्छी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंक्वायर इनटू बेस्ट प्रैक्टिस। अब 90% लोग हैं अगर अच्छे हैं तो उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं, इंक्वायर इनटू द बेस्ट प्रैक्टिसेस। और फिर डिस्कवर थीम्स, फिर उनके मुताबिक आपने थीम्स डिस्कवर किए। एनविजन ए प्रेफर्ड फ्यूचर, फिर ये वही वाली बात है कि आपने लोगों को ड्रीम स्टेज बतानी है, अपने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन को एक ड्रीम दिखाना है कि ये फ्यूचर स्टेज है, हम स्टेट है, हमें जहाँ पर ये 90% हो सकते हैं तो यहाँ पर ये 100% भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 का डिफरेंस है और ये बहुत जल्दी इम्प्रूव हो किया जा सकता है और ये प्लान लिए जा सकते हैं। देन डिज़ाइन एंड डिलीवर वेज टू क्रिएट द फ्यूचर, डिज़ाइन एंड डिलीवर द वेज टू क्रिएट द फ्यूचर, और आपने उनको डिलीवरी कर दिया। अब यहाँ से फिर फीडबैक दिया जाता है, इंक्वायर इनटू द बेस्ट प्रैक्टिस, फिर वहाँ से जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको देख के। अच्छा, ये जो पॉजिटिव मॉडल है जो कि अप्रिशिएटिव इंक्वायरी का मॉडल है, ये लीनियर नहीं है, बल्कि अब जैसे आपको ये मॉडल की सूरत में नज़र तो आ रहे हैं सारे, तो लेकिन ये जो बात करता है ना, जो पॉजिटिव मॉडल है ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर बेस करता है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो आप समझ लो कि टोटली कंप्लीट होल की बात करता है कि एक हम लोग हर हमेशा कोई भी प्रॉब्लम की या कोई भी सिनेरियो की, किसी भी फिनोमिना की एक नेगेटिव साइड नहीं देखना चाहिए, हमें हमेशा डेफिसिट अप्रोच को नहीं लेके जाना चाहिए, बल्कि हमें उसकी पॉजिटिव साइड्स को भी देखना चाहिए। तो हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे अपने पूरे चैप्टर के अंदर, जिसका पॉजिटिव मॉडल या अप्रिशिएटिव इंक्वायरी है। यहाँ तक अभी आप याद रखो कि पॉजिटिव मॉडल जो कि इसकी जो बेस है वो सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म के ऊपर है। सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म है कि
सोशल जो जो भी है, जो रियलिटी है, जो भी है वो लीनियर नहीं है, वो पॉजिटिविस्ट जिस तरह से कहते हैं ना उसको, पॉजिटिविस्ट बैकग्राउंड, ये इन दोनों का पॉजिटिविज्म के ऊपर बेस कर रहा है पैराडाइम का जो है डिफरेंस। इन दोनों इसका पैराडाइम जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म कहता है कि जो रियलिटी है वो लोग उसको जनरेट करते हैं, लोगों की बात करने से, उस लोगों की कंपोजिशन उस चीज़ को, रियलिटी को जो है वो जनरेट करती है। तो वो रियलिटी जो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लोगों की कंपोजिशन में, उनकी सोशल कंपोजिशन में, सोशली लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो रियलिटी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक ये हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं। और ये मॉडल एंड थियोरी जो हैं, एक ये भी बहुत अच्छी स्लाइड मुझे नज़र आई थी, ये है ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर्स कहाँ पे ज़रूरी होते हैं। ये पूरा एक पहले सबसे देख लें कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप है जिसने उसके मिशन एंड स्ट्रेटजी को फॉर्म करना है, दैन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को वो देखना है, और लीडरशिप है। और ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ अभी पहले नहीं बाद में जाएंगे। सबसे पहले ये वाले इतना जो सिनेरियो है ये पूरा इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं, वो लीडरशिप जो है वो मिशन एंड स्ट्रेटजी को कंपोज करने में और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को करने में इन्वॉल्व है, चेंज करने में इन्वॉल्व है, चीज़ों को उसको इन्फोर्स करवाने में या उनको इम्प्लीमेंट करवाने में ये इन्वॉल्व। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब तक ये चेंज कोई भी चेंज है वो ऊपर से नहीं आएगा, लीडरशिप की तरफ से नहीं आएगा, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाना मुश्किल है। देन ट्रांजैक्शनल फैक्टर्स क्या हैं? ट्रांजैक्शनल फैक्टर्स ये हैं कि आपकी टॉप मैनेजमेंट तो चाहती है कि ये चीज़ों को आप खत्म, ये चेंज लेके आएँ कोई ना कोई। तो अब आपको जब तक इंसेंटिव्स और उनको ट्रेनिंग्स और सारे उनसे फीडबैक नहीं लिए जाएंगे तब तक ये नहीं हो सकते। जैसे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सिस्टम्स एंड पॉलिटिक्स है, वर्क क्लाइमेट, मोटिवेशन, इंडिविजुअल नीड्स एंड वैल्यूज़ और टास्क रिक्वायरमेंट्स। ये अब से सारे कौन से फैक्टर्स हैं? ट्रांजैक्शनल फैक्टर्स हैं। ट्रांजैक्शनल फैक्टर्स में कि इनके साथ ट्रांजैक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। अगर लीडरशिप आपकी जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सामने रखते हुए, करंट सिनेरियोज को सामने रखते हुए, अब उनको लगता है कि ये चेंज मैयर्स लानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर, उनकी स्ट्रेटजी और उनके मिशंस के अंदर, तो फिर वो क्या करती हैं, अपने ग्रास रूट लेवल तक इंसेंटिव्स को भी लेके जाती हैं। इंसेंटिव्स लेके जाती हैं और उनको बताती हैं कि ये पैटर्न्स को फॉलो किया जाएगा, इस तरह से इम्प्रूव किया जाएगा, तो ये आपके आउटकम्स होंगे और आपको इससे ये इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। तो इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इधर से आपकी इम्प्रूव होगी, और इनके रिलेटेड जो भी है कि फीडबैक और सारी चीज़ें। ये अच्छा, ये भी एक मॉडल अच्छा है, मॉडल तो मुझे नज़र आया। तो ये अब आपने इस क्रिटिक को इसको पूरी तरह का पढ़ लेना कि ये क्रिटिक क्या है और लीनियर पैटर्न्स के ऊपर क्यों क्रिटिक इतनी की जाती है, और सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म उसकी भी ज़ाहिर है कि कोई ना कोई क्रिटिकल इवेल्युएशन हुई होगी, वो भी आपने करनी है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने केस एप्लीकेशन पढ़नी है। प्लान चेंज एट द सैन डिएगो कंट्री रीजनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एट द पेज नंबर 31 ऑफ द बुक एंड आंसर द क्वेश्चन सेपरेटली। वो मैं आपको सेपरेटली दे दूँगी, वो आपने करने हैं, और ये बुक के अंदर ही है, पेज नंबर 31 पे केस स्टडी है, छोटी सी केस स्टडी, आपने इसको रीड आउट कर लेना। बाकी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।